वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो इसका दूसरा वीडियो है सिंथेसिस का, सिंपल कंप्लीट हो चुका है। कॉम्प्लेक्स का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसमें, जिसमें हम लोगों ने केवल ये पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस को जिस भी तरीके से हम लोगों ने इसे अरेंज किया था, उसी के रूल को हम लोगों ने फॉरवर्ड करते हुए केवल ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल दो क्लॉज का कॉम्बिनेशन होना है और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आज के इस वीडियो में जो एकदम महत्वपूर्ण हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबऑर्डिनेट का जो मामला है, सबऑर्डिनेट ये तीन प्रकार का होता है। याद रखिएगा, हमेशा ये याद हो जाएगा और मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों मिलकर जिस सेंटेंस का निर्माण करते हैं वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज या कंजक्शन कह लीजिए, इसके तीन प्रकार हो जाते हैं यहां। पहला है नाउन क्लॉज, अब यहीं से आपको एकदम नया सब कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा और अंतिम है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, आइए इस बात को समझते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब का होना आवश्यक है, वो भी फाइनाइट। आसान भाषा में समझिएगा, अगर कोई दूसरी क्रिया आती है तो वो नॉन फाइनाइट होनी चाहिए। बात खत्म। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आएगा तो वाक्य तो ये भी गणना में एक ही है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो वाक्य छिपा होगा। वाक्य हम नहीं कह सकते, उस दोनों वाक्य को हम क्रमशः क्लॉज कहते हैं। यही अंतर है, यही समझना है। आमतौर पे दो साधारण वाक्यों को मिला के हम एक साधारण वाक्य बना देते थे सिंपल में, लेकिन दो सिंपल सेंटेंस को जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो सिंपल दो होंगे, लेकिन जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा बना हुआ वाक्य एक बनेगा और वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर दूसरे क्लॉज को हम ऐसा, इस तीनों में से, इन तीनों एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन ऐसा लागू करेंगे कि सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड हो जाएगा और बना हुआ सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। देखने में ये लगेगा कि दो वाक्य आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो दो वाक्य हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वाक्य की संख्या तो तीन ही है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो जो सेंटेंस बन के तैयार होगा वो कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, और जो दोनों वाक्य आपस में क्रमशः कनेक्ट हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स के लिए या कंपाउंड के लिए, वो सेंटेंस ना हो के क्लॉज है। ये ध्यान रखिएगा। क्लॉज क्या है? क्लॉज भी आप पढ़ चुके हैं। क्लॉज जो है वो एक बड़े वाक्य का छोटा सा वह भाग है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट हो, खुद की क्रिया हो। अभी यही समझिएगा। नाउन क्लॉज क्या है? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आप जानते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी नाम नाउन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, नाउन तो होगा, नेम तो कोई होगा, सब्जेक्ट कोई होगा, लेकिन क्लॉज है तो क्लॉज का मतलब इसमें वर्ब जुड़ा हुआ होना चाहिए। कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है यदि वो क्लॉज है तो। और हमें दो क्लॉज रखना है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी तो सब्जेक्ट और वर्ब होगा। तो देखने में वाक्य वो दो दिखाई देगा, लेकिन वाक्य नहीं, हम उसे क्लॉज कहेंगे, और बन के जो तैयार होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अभी से और क्लियर करते हैं हम। एडजेक्टिव क्या है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। यहां एक नाउन या प्रोनाउन कुछ ना कुछ होगा और इसी के साथ एक वर्ब होगा, और इसकी क्वालिटी ये होगी, सब्जेक्ट और वर्ब होगा और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की ये विशेषता बताएगा, तभी तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। मतलब काम क्लॉज होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा, और काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। सिंपल सी बात है। यही काम एडवर्ब क्लॉज में होगा। अब एडवर्ब क्लॉज में क्या होगा? सब्जेक्ट यहां भी चाहिए, वर्ब यहां भी चाहिए क्लॉज के लिए, क्योंकि क्लॉज a small part of a large sentence which has its subject as well as finite verb. It सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब क्लॉज होने के लिए आवश्यक है कि सब्जेक्ट और वर्ब कम से कम हो। तो इन तीनों में है। नाउन के साथ वर्ब आएगा, नाउन क्लॉज। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में होंगे और दूसरे नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव क्लॉज। अभी एक एग्जांपल देते हैं। और एडवर्ब क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, लेकिन ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। अब एडवर्ब कैसे काम करता है?
तो टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, मैनर, रिजल्ट। अभी जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो फुल फॉर्म लिखेंगे। अभी फिलहाल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को बनाने के पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। गांव में कहावत है ना कि सांप का मंत्र जानिए तब, बिच्छू का मंत्र जानिए तब सांप के उसमें बिल में हाथ डालिए। कुछ इसी तरीके की कहानी ये भी है। अब ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल लिखते हैं क्लियर करने के लिए। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, पहले नाउन क्लास से रिलेटेड ले लीजिए। अगर हम कहें कि मोहन सेड दैट ही वाज हंग्री, और कोई आपसे पूछ रहे कि बेटा ये कौन सा सेंटेंस है, आंख बंद करके आप कहिएगा कि एक फाइनाइट वर्ब यहां है, दूसरा फाइनाइट वर्ब यहां है, इसका मतलब ये सिंपल तो नहीं है। बात खत्म हो गई, सिंपल है ही नहीं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक होनी चाहिए। अब कह रहा है कि यहां पे दो वर्ब है, पहला सेड है और दूसरा वाज है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि पहले हम चेक कर लेंगे कि नाउन क्लास, अब चूंकि यहां एक सब्जेक्ट है, यहां एक वर्ब है, तो आप बताइए सब्जेक्ट और वर्ब है तो क्लास की भूमिका हुई कि नहीं हुई? निश्चित रूप से हुई। दैट कंजक्शन के रूप में कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ है, लेकिन ही सब्जेक्ट है और वाज यहां पे फाइनाइट वर्ब है, तो एक और क्लास यहां आ गया। और यही हमको पढ़ना है कि कम से कम दो क्लास का होना आवश्यक है, एक जो पूरा अर्थ देता हो और दूसरा जो उसके ऊपर डिपेंड हो। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मोहन सेड, मोहन बोला कि ही वाज हंग्री, वह भूखा है। देखने में अर्थ पूरा ये दिखा रहा है, लेकिन इसकी तरफ आपको नहीं जाना है। दैट जिससे जुड़ा रहेगा ये पूरा का पूरा नाउन क्लास माना जाएगा। कैसे? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, अभी इसको समझाते हैं। ये नाउन क्लास है। नाउन क्लास कैसे है? अभी पहले इन दोनों को समझ लिया जाए। एडजेक्टिव क्लास तो नहीं है, क्योंकि ये क्लास किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के रूप में नहीं प्रयोग किया जा रहा है। और एडवर्ब क्लास के रूप में टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट वगैरह इन सारी चीजों के बीच में ये कहीं से शो नहीं हो रहा है। नाउन क्लास को कैसे देखेंगे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना समझे ये एग्जांपल आपकी समझ में नहीं आएगा। अब नाउन क्लास के लिए एक उदाहरण, एक एग्जांपल और ले लीजिए। कैमरा यहां तक कवर करेगा कि नहीं करेगा? चलिए इसको मिटाते हैं, अभी समझ में आएगा। नाउन के लिए, नाउन क्लास के लिए एक चीज कंफर्म करिएगा कि जैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब हो, ठीक है? तो जिस प्रकार नाउन को पढ़ते समय पीछे वाले वीडियो में आपने पढ़ा है कि नाउन यदि है तो वो 5 प्रकार से प्रयोग होता है। किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है, किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है और केस इन अपोजिशन होता है। 5 तरीके से हम किसी भी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। उसी को केस ऑफ नाउन बोलते हैं या एप्लीकेशन इंप्लीमेंट ऑफ नाउन। अब बेटा सीधी सी बात है कि यदि नाउन को हम लोग 5 तरीके से प्रयोग करते हैं तो नाउन क्लास को भी उसी 5 तरीके से प्रयोग करेंगे। किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन सकता है और किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अगर एक एग्जांपल हम आपके सामने यहां रखें कि एक एग्जांपल रख रहे हैं कि मोहन इज अ डॉक्टर, छोटा सा एग्जांपल। ये यहां पे इस पूरे वाक्य का जो वर्ब है वो है इज। इज का सब्जेक्ट भी नाउन है और इज का ऑब्जेक्ट भी नाउन है, क्योंकि नाउन का यही काम है, किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है या किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है। अब यदि नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है तो नाउन क्लास जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो वो भी सब्जेक्ट का काम करेगा, वो भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और यहां पे वही कर रहा है। ये मोहन सब्जेक्ट है और ये सेड इस पूरे वाक्य का मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। इसको पूरा समझने के लिए एक बार पुनः यहां देखिए। इंग्लिश का जो बेसिक रूल है वो इसी पे चलता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो बच जाता है वो अदर। ये ग्रामर का बेसिक रूल है, पूरा अंग्रेजी ट्रांसलेशन इसी पे चलता है। अब ये कह रहा है कि किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए और किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट भी है वो नाउन होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से नाउन क्लास भी है। आने वाली किसी भी क्रिया के पहले यदि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ उसका वर्ब है तो वो क्लास का काम करेगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पे यदि सब्जेक्ट है और उसके साथ
वर्ब है वो क्लास का काम करेगा। अब देखिए मेन जो सब्जेक्ट है जो इसकी भूमिका में है मोहन के रूप में, वो हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? जहां इज है वहां मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा सेड। और बेटा जो स्थान ऑब्जेक्ट का है, क्रिया के बाद सब्जेक्ट, क्रिया के पहले सब्जेक्ट फिर क्रिया वर्ब और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, जो स्थान ऑब्जेक्ट का है जहां नाउन आना चाहिए था, अब वहां नाउन क्लाज आएगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होगा। अब देखिए ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद का जो ये पूरा स्थान है जहां नाउन होना चाहिए वहीं पे नाउन क्लाज का प्रयोग हो गया है, क्योंकि क्लाज में सब्जेक्ट का होना आवश्यक है, वर्ब का होना आवश्यक है, और यह जो पूरा क्लाज कहलाएगा वह नाउन क्लाज कहलाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। पूरा नहीं समझ में आ गया होगा तो भी कोई बात नहीं है, हम इसको और एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब तक ये पूरा आप रूटीन नहीं समझेंगे ना तब तक मजा आने वाला नहीं है, ना ही कॉम्प्लेक्स समझ में आएगा। बहुत टेढ़ी खीर है ये, टेढ़ी खीर कहा जाता है, उपमा है ये, खीर की टेढ़ी होता है क्या? एनीवे, आइए फिर इसका एग्जांपल देखिए। अच्छा, नाउन क्लाज को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा और बिफोर अगर चले तो हो सकता है कि आपकी समझ में ज्यादा आ जाए। अभी एडजेक्टिव और एडवर्ब को एक सेकंड के लिए हम यहाँ पे हटा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपकी समझ में आ गई है, और वो ये है कि एक प्रिंसिपल के साथ एक सबऑर्डिनेट होगा, और वो सबऑर्डिनेट या तो नाउन क्लाज होगा या एडजेक्टिव क्लाज होगा या एडवर्ब क्लाज होगा। एक बात समझ में आ गई है, बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा। अब भैया ये नाउन क्लास थोड़ा सा टेढ़ा है, कैसे है इसी को कंफर्म करते हैं। एक बात बताइए, आप पढ़े हैं ना कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, पढ़े हैं। इसके बाद एक और अभी सिंपल सेंटेंस में आपने पढ़ा था इंफिनिटिव और जेरंड, याद आ गया बिल्कुल। अब आइए देखिए, इंफिनिटिव किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनती है, और अगला है जेरंड, किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जेरंड बनता है, नॉन फाइनाइट वर्ब है दोनों। एक और चीज, नाउन कोई नाम है, इंफिनिटिव क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनेगा, जेरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनेगा। और बेटा यही हम लोग अगर लिख ले नाउन क्लाज, तो नाउन क्लाज का अब ध्यान से समझिएगा, यहां कोई नाम होगा, राम, मोहन, महेश, सुरेश, ये नाउन हो जाएगा। इंफिनिटिव क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जेरंड क्या है? वर्ब में आईएनजी। और नाउन क्लाज क्या है? एक नाउन होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा, तभी तो क्लाज का रूप लेगा ना नाउन क्लाज का। क्योंकि क्लाज क्या है? बड़े से वाक्य का वह छोटा सा भाग जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब हो। अब इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि नाउन कोई भी नाम है, इंफिनिटिव क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है, हिंदी अर्थ निकालते हैं तो ना, ने, नी का भाव आता है। जेरंड वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, इसका भी हिंदी अर्थ निकालेंगे तो ना, ने, नी आएगा। महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि ये नाउन से लेके नाउन क्लाज तक, पहला, इंफिनिटिव दूसरा, जेरंड तीसरा और नाउन क्लाज चौथा। ध्यान से एक बार में समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें लगता है कि अब ये अगर नाउन है तो भी इसका 5 प्रकार है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, इसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसीलिए थोड़ा शुरू से समझाने का प्रयास कर रहा है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, नाउन का जो केस है वो 5 तरीके से प्रयोग होता है। किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है, दूसरा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है, तीसरा है कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, चौथा है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, पांचवा और अंतिम है केस इन अपोजिशन। अब ध्यान से यहीं पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई भी नाउन 5 तरीके से प्रयोग होगा। इसका रूल क्या है? बेसिक अंग्रेजी का, सबसे पहले सब्जेक्ट होती है, फिर वर्ब होती है, फिर
ऑब्जेक्ट होती है और इसके बाद में अदर होती है। इसी पे पूरा अंग्रेजी का ग्रामर ट्रांसलेशन सब कुछ चलता है। ध्यान से देखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं नाउन का प्रयोग कि नाउन प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। कहाँ कहाँ होता है भाई? अगर वाक्य में कोई क्रिया आ गई वर्ब, तो वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन होगा। प्रोनाउन भी हो सकता है लेकिन वो नाउन होगा। इसलिए पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, पढ़ ही रहे हैं तो इसको कस के कंप्लीट कर दिया जाए, बाद में इसकी समस्या समाप्त हो जाए। सब्जेक्ट टू वर्ब कैसे भाई? एक एग्जाम्पल ले लीजिए कोई भी कि मोहन इज अ गुड बॉय। इस बात को समझिएगा, मोहन क्या है? नाउन। तो पहला प्रयोग अगर हम नाउन का देखें, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, आने वाले वाक्य में जो क्रिया दी हुई है उस क्रिया का ये सब्जेक्ट बनेगा, वो क्या होगा? नाउन होगा। अब इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्या है? इज। तो इज नामक क्रिया के पहले, वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट का स्थान है, इस सब्जेक्ट के स्थान पे मोहन क्या है भाई? नाउन नहीं है। क्रिया का सब्जेक्ट नाउन हुआ ना, वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा ना। क्लियर हो गया? लेकिन महत्वपूर्ण इसमें क्या है, अगर बेटा ये नाउन हम पढ़ रहे हैं पहला और ये कोई नाम है तो बिल्कुल सही है, लेकिन नॉन फाइनाइट पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इन्फिनिटिव है या जो जिरंड है, ये दोनों नाउन का काम करते हैं। याद होगा आपको, पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव का काम करती है, वो अलग है, वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी। लेकिन इन्फिनिटिव या जिरंड, अगर इन दोनों को ध्यान से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले प्रयोग होगा इन्फिनिटिव कहलाएगा, लेकिन काम किसका करेगा? नाउन का। वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, नाने का अर्थ आएगा, जिरंड कहलाएगा, काम किसका करेगा? नाउन का। सीधी सी बात है। अगर नाउन, यहां पे देखिए, अगर नाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट हो सकता है, अगर नाउन किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट हो सकता है, तो इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से यदि नाउन का काम कर रहा है तो उसे भी किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। वर्ब में आईएनजी लगाने से अगर जिरंड बन रहा है तो उसे भी क्रिया का सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। और यदि नाउन क्लास, ये भाई साहब सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब लेके आ रहे हैं, तो इन्हें भी इन पांचों एप्लीकेशनों पे फिट बैठना पड़ेगा। चाहे वो नाउन हो तो भी इस हिसाब से काम करना पड़ेगा, इन्फिनिटिव हो इस हिसाब से काम करना पड़ेगा, जिरंड के रूप में प्रयोग हो इस हिसाब से काम करना पड़ेगा, या नाउन क्लाज हो सब्जेक्ट के साथ यदि वर्ब हो फाइनाइट वर्ब, तो भी इस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये निश्चित है, फिक्स है। इसीलिए इस एग्जाम्पल को, वो वाला एडजेक्टिव एडवर्ब को हटा के इस एग्जाम्पल को लाए हैं, ताकि ये आपकी दिमाग में स्पष्ट बच जाए। फिर कॉम्प्लेक्स का, कंपाउंड का, सिंपल का सारा लफड़ा समाप्त हो जाएगा। आइए अब देखिए, अब सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा भाई। नाउन हो, इन्फिनिटिव हो, जिरंड हो या नाउन क्लाज हो, अगर सिंपल कोई नाम है तो नाउन है, उसे भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरनी होगी। इस 5 तरीके से प्रयोग होना होगा। अगर इन्फिनिटिव है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं, तो इसे सब्जेक्ट बनना पड़ेगा यार, क्योंकि ये नाउन है तो बन गया। देखिए कैसे, अगर मोहन इज अ गुड बॉय, ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब में नाउन का काम हुआ। अगर इस इज नामक क्रिया के पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें और कह दें टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, एग्जाम्पल के रूप में, आइए चेक करिए। अब जो पहले वाक्य की क्रिया इज है, वैसा ही एक वाक्य आपके सामने यहां पड़ा, यहां भी मुख्य क्रिया इज है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर। इज नामक क्रिया का सब्जेक्ट यहां नाउन था, तो यहां इज नामक उसी क्रिया का जो सब्जेक्ट का स्थान है, ये स्थान तो नाउन का ही है ना, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो इस स्थान पे इन्फिनिटिव आ सकती है कि नहीं आ सकती है, क्योंकि ये भी काम किसका करता है? नाउन का। तो सब्जेक्ट के रूप में अगर नाउन आ सकता है तो सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव आएगा ही आएगा। अब बेटा इसी को जैसे हम वॉकिंग कर दिए, आइए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आ जाइए, क्या बन गया? जिरंड, क्योंकि ये भी किसका काम करता है? नाउन का। इस इज नामक क्रिया के सब्जेक्ट के स्थान पे आया कि नहीं आया? आपका काम समाप्त हो गया। अब प्रश्न यह है, नाउन यदि सब्जेक्ट टू ए वर्ब बन सकता है, इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब बन गया।
जीरन वर्ब में आईएनजी लगाने से नाउन का काम करता है। इज नामक क्रिया के पहले जो स्थान, इज नामक क्रिया के पहले जो स्थान सब्जेक्ट का है वहां पे किसका प्रयोग हो गया, जीरन का। तो नाउन क्लॉज का प्रयोग भी तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब के हिसाब से होगा। अब कॉम्प्लेक्स आपकी समझ में आएगा। आइए एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल थोड़ा टेढ़ा है। अगर हम कह दें कि व्हाट ही डज इज नॉट नोन टू मी। एग्जाम्पल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन दिमाग खुला रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब अगर ये इज मेन वर्ब है, ये इज मेन वर्ब है, ये इज मेन वर्ब है, तो इस दिए हुए वाक्य का मेन वर्ब इज होगा कि नहीं होगा? तो होगा। अगर किसी क्रिया का सब्जेक्ट नाउन होगा तो हो गया, किसी क्रिया का सब्जेक्ट इंफिनिटिव हो गया, हो गया, किसी क्रिया का सब्जेक्ट जीरंड हो जाएगा, हो गया। तो किसी भी क्रिया का जो सब्जेक्ट का स्थान है वहां नाउन क्लॉज होगा कि नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब। तो व्हाट को एक सेकंड के लिए आप भूल जाइए कि ये क्या है। ही तो सब्जेक्ट है ना, डज वर्ब है ना, फाइनाइट वर्ब है ना, मतलब नाउन अलग है, इंफिनिटिव अलग है, जीरंड अलग है। सब्जेक्ट और वर्ब का काम जब ये किया, सब्जेक्ट और वर्ब का जब ये काम किया, तो ये नाउन क्लॉज नहीं है तो क्या है जरा हमको बताइएगा। और इस इज नामक क्रिया का जो ये सब्जेक्ट का स्थान है, यहाँ नाउन क्लॉज नहीं आएगा तो एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, एडवर्ब क्लॉज आएगा। क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें नाउन क्लॉज पढ़ना है। तो नाउन क्लॉज का पहला एग्जांपल ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब। फिर समझिए, किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा, तो वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा। इज नामक क्रिया का सब्जेक्ट क्या है, मोहन, नाउन है। इंफिनिटिव भी नाउन का काम करता है, तो इज नामक क्रिया के पहले टू वाक क्या हो गया, नाउन हो गया। इज नामक क्रिया के पहले का जो स्थान है वॉकिंग, जीरन, किसका काम हो गया, नाउन का। तो यहाँ के पहले जो हम कर रहे हैं व्हाट ही डज इज नॉट नोन टू मी, वो क्या करता है मुझे नहीं पता। ध्यान देना है, चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम दो क्लॉज का होना आवश्यक है। और ऐसा क्लॉज जहां सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अस्थायी रूप से मिल जाएं, वह नाउन क्लॉज होगा और वो बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसे जोड़ना नियम वगैरह अलग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल का काम ये कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। अगला एग्जांपल देखिए, हो सके तो नोट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दूसरा एग्जांपल, आज गर्मी बहुत है, ये तो फैन भी नहीं चलाना रहता, आवाज आती है ऊपर से। हाँ आइए, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ये क्या कह रहा है, अगर किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट नाउन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला एप्लीकेशन समझ गए हैं आप। अब कह रहा है लेकिन किसी भी क्रिया के जो बाद का स्थान है ऑब्जेक्ट, वो भी हमेशा किसका है, नाउन का। कंफर्म है ना? कैसे एग्जांपल चेक कर लीजिए। एक एग्जांपल इसका देखिए पहले नाउन का। अगर हम कह दें, इसी एग्जांपल को फिर ले लीजिए, मोहन इज अ प्लेयर, एग्जांपल के रूप में लेना है, बहुत ध्यान नहीं दीजिए इस पे, सेंटेंस पे मत देखिए कि क्या है। हाँ, इज नामक क्रिया का जो, चूंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पे भी आपने देखा कि नाउन का प्रयोग हुआ, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी क्या आना चाहिए, प्लेयर। क्या है, प्लेयर, डॉक्टर, टीचर, कुछ भी कहो, नाउन है। मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। तो पहला एप्लीकेशन तो कंफर्म हो गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कह रहा है कि इंफिनिटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए और ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन न आके क्या आए, इंफिनिटिव आए। तो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ही लाइक्स टू ईट मैंगो। अब देखिए, ये सब्जेक्ट है, नाउन को नाउन कुछ भी आ सकता है। लाइक्स यहां मेन वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ब के बाद का जो यह स्थान है ऑब्जेक्ट का, वहां नाउन आना चाहिए, यहां आया है नाउन। लेकिन नाउन के साथ ही साथ इंफिनिटिव भी आ सकता है क्योंकि वो भी नाउन का काम करता है। तो टू इट ऑब्जेक्ट के रूप में यहां प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। कंफर्म हो गया? ठीक। अब कह रहा है, एक एग्जांपल इसका और ले सकते हैं, जीरन का एक एग्जांपल लेंगे। कैसे, मान लीजिए कह रहा है कि ही लाइक्स, इसी को देख लीजिए, या सी कर दीजिए, सी लाइक्स डांसिंग। आपने एग्जांपल बहुत सारा देखा होगा। सी लाइक्स ये सब्जेक्ट है, वर्ब है,
ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया जी, क्या आ गया, जिरन, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें नाउन क्लाज आए, क्योंकि नाउन आ गया, इंफिनिटिव आ गया, जिरंड आ गया। किस एप्लीकेशन में आ रहा है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब में। ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन प्रयोग हो सकता है, इंफिनिटिव प्रयोग हो सकता है, जिरंड प्रयोग हो सकता है, तो नाउन क्लाज भी प्रयोग होगा। और नाउन क्लाज के लिए क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी हम ऐसा करें जहां सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आए क्लाज की भूमिका में। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि किसका एग्जाम्पल देना है, ऑब्जेक्ट हुआ। अभी इसी को उठा कर रख दीजिए। आपने देखा था, जिसको पहले एग्जाम्पल को हम लोगों ने मिटाया था कि मोहन सेड दैट ही वाज हंग्री। पहला एग्जाम्पल जिसे मिटा के ये पूरा बनाना पड़ा है, ध्यान दीजिएगा। मोहन यहाँ सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, और बेटा सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो स्थान नाउन का है, जो स्थान नाउन का है, जो स्थान इंफिनिटिव का है, जो स्थान जिरन का है, वर्ब के बाद का वही स्थान अगर सब्जेक्ट और अगर वर्ब अगर क्लाज का है तो नाउन क्लाज नहीं होगा, तो क्या वो एडजेक्टिव क्लाज होगा, क्या वो एडवर्ब क्लाज होगा। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, इन दोनों का एप्लीकेशन मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरा, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ नोट्स बना ही रहेंगे आप, या पीछे करके देख लीजिएगा वापस। चलिए, तीसरा कह रहा है कॉम्प्लीमेंट। किसी भी वर्ब के अपूर्ण अर्थ को पूरा करने के लिए, पूरक के रूप में अर्थ को पूरा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, नाउन का, इंफिनिटिव का, जिरन का, नाउन क्लाज का। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले तो नाउन का देखिए, अगर एग्जाम्पल देखना है तो किसका, कॉम्प्लीमेंट का। हिज, पहले नाउन का देखेंगे ना, उसके बाद ना नाउन का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए मोहन इज। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और कंप्लीट प्रेडिकेशन के होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन बाद का स्थान नहीं है, अर्थ अपूर्ण है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, आमतौर पर अर्थ आना चाहिए लेकिन नहीं आया। अगर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन रख दे तो वही कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, अर्थ पूरा कर देता है। मोहन इज अ डॉक्टर। तो चूंकि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में नाउन का प्रयोग होता है, जो ऑब्जेक्ट के भी स्थान, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंट्रोवर्सी भी है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लेकर, लेकिन अर्थ को पूरा करने के लिए आप नाउन का प्रयोग करेंगे। तीसरा एप्लीकेशन यही है। अब कह रहा है कि यदि वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए नाउन का प्रयोग हो रहा है, तो जहां अर्थवा पूरा होगा वहां ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन, ये तो दूसरा वाले में आप पढ़ ही चुके हैं इसके पहले। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इंफिनिटिव, महत्वपूर्ण है जिरन, महत्वपूर्ण है नाउन क्लाज। कैसे, अगर इंफिनिटिव देखिए, इसका एग्जांपल हम कहें हिज विश इज, उसकी इच्छा है। अब मोहन इज, अगर सब्जेक्ट और वर्ब ये अधूरा था तो आपने नाउन का प्रयोग कर दिया था, लेकिन उसकी इच्छा है। क्या क्या इच्छा है, मतलब कि नाउन का जो स्थान है कॉम्प्लीमेंट का, वहां यदि आप यहां नाउन से अर्थ आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। हिज विश इज टू विन फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट यहां जोड़ दीजिए, छूट गया, ठीक। हिज विश इज के बाद का स्थान ऑब्जेक्ट का है, कब है, सेकंड एप्लीकेशन में। लेकिन अगर वाक्य के अर्थ को पूरा करना है तो भी आप वहां नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के जिरंड वाले इंफिनिटिव में अगर आप देखें, जिरंड वाले एग्जांपल में अगर हम कहें कि सीइंग इज, तो आप चाहें तो कर सकते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। इसका एक एग्जांपल आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। अगला, इसी में अगर कह दे कि अगर नाउन है, इंफिनिटिव है, जिरंड है, तो एक एग्जांपल आप इसका ऐसा दें जिसमें
एग्जाम्पल के रूप में कुछ इस तरीके से आए कि आप जो भी वाक्य का अर्थ निकालना चाह रहे हैं या जो कहना चाह रहे हैं उसमें उस वाक्य के अर्थ को पूरा कर दे। जैसे जैसे द ट्रुथ इज, देखिएगा ये भी अर्थ अपूर्ण था, नाउन आ गया। दूसरे वाक्य में भी इज अर्थ अपूर्ण था, सॉरी इंफिनिटिव आ गया, अर्थ अपूर्ण था, जीरंड आ गया। द ट्रुथ इज, सत्यता है, क्या है, यहां जो क्लाज आप देंगे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा बताइए। द ट्रुथ इज, द ट्रुथ इज दैट ही वाज शूट डेड। द ट्रुथ इज दैट ही वाज शूट डेड, नहीं गड़बड़ हो रहा है, वो नाउन इन पोजीशन में चला जाएगा। द ट्रुथ इज दैट ही इज अलाइव, कुछ भी कर दीजिए। जिसके बाद इस इज नामक क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो आप क्लाज दे रहे हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब को यहां देंगे, तभी वो क्लाज का रूप लेगा, तभी वो नाउन क्लाज के रूप में प्रयोग होगा। मतलब वर्ब का सब्जेक्ट भी ये चारों बनेंगे, ऑब्जेक्ट भी चारों बनेंगे, वर्ब के अर्थ को भी पूरा करने के लिए क्रमशः इन चारों का प्रयोग होगा। अब अगला है इसका ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ये एप्लीकेशन, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होगा और उसी वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध स्थापित करता है। या इसी बात को दूसरे तरीके से कह दें कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, वही कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। कंपटीशन में ऐसे सवाल भी करता है, सेंटेंस लिख के दे देगा, प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी लिख देगा और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने के लिए देगा। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। और यदि नाउन नहीं है तो नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वो पूछता है। और बच्चा देखता है कि वर्ब में आईएनजी है, खटाक से वर्ब लगा के चला आता है, इसीलिए वो पूछता है। अब क्या कह रहा है, चौथा एप्लीकेशन क्या कह रहा है भाई, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। सबसे पहले किसका एग्जांपल देखना है आपको, ही टॉक्स अबाउट, कुछ ही या सी कुछ भी लिख दो, ही टॉक्स अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयज, क्रिकेट, कुछ भी लिखोगे यहाँ पे हमेशा बेटा क्या आएगा, नाउन ही आएगा। इसीलिए कहा गया है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो पहला समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन के बाद का जो स्थान है वो हमेशा किसका है, नाउन का। अगर ये आ गया तो इंफिनिटिव भी तो आएगा, एकदम आएगा। इट इज अबाउट टू रेन, अबाउट के बाद यहां नाउन आया, अबाउट के बाद यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आ गया, तो यूज ऑफ इंफिनिटिव, क्योंकि प्रीपोजिशन बनता है। ही इज, अगला है जिरन का, ही इज फॉन्ड ऑफ, आप आ गया, अपने आप वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, डांसिंग, जिरन आ गया, क्योंकि अबाउट के बाद प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रीपोजिशन के बाद इंफिनिटिव और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, जिरन आएगा। तो अगर ये तीनों नाउन की तरफ प्रयोग हो रहे हैं तो ये भी तो आएगा, आ गया। पे अटेंशन, पे अटेंशन, अब देखना टू आ गया यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में, इसके बाद यदि क्लाज आ जाए, सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो नाउन क्लाज होगा। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, टू व्हाट आई से हो गया नाउन पहला, इंफिनिटिव दूसरा, जिरन तीसरा, और नाउन क्लाज के रूप में पे अटेंशन यहां तक, और टू जैसे प्रीपोजिशन आया इसके बाद का जो क्लाज आएगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब बचा आपका पांचवा और अंतिम, क्या है, नाउन इन अपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, नाउन इन अपोजिशन का मतलब, ये तो आप पढ़े ही है, सिंपल में भी पढ़े हैं कि यदि दो नाउन के विषय में हम लोग ऐसे पढ़े थे, इसको एक एग्जांपल आप देख लें। मिल्टन अ ग्रेट पोएट, पढ़े थे ना, याद आ गया होगा। अ ग्रेट पोएट रोट
रोट पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट। मिल्टन जो है वही ग्रेट पोएट हैं और वही जो है वो पैराडाइज लास्ट के लेखक हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि अगर आप इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें तो ये हो गया नाउन के रूप में, लेकिन जैसे आप प्रयोग करेंगे इन्फिनिटिव के रूप में तो आप कहेंगे हाँ माई एम, ध्यान से देखिएगा माई एम, तो यहां पे जो भी एम है अगर इसी को आप अपोजिशन के रूप में प्रयोग करेंगे तो आएगा माई एम इन्फिनिटिव के रूप में टू विन फर्स्ट प्राइज। अब देखिएगा जो मेरा उद्देश्य है वही है पहला प्राइज जीतना, वर्ब देना पड़ेगा नीड्स अ गुड प्रिपरेशन, ठीक है, तो इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हो जाएगा। अब बिल्कुल उसी रूप में आपको नाउन क्लॉज के रूप में देना पड़ेगा। आप दे सकते हैं कि द न्यूज, ठीक है, दैट ही वाज किल्ड वाज रॉन्ग या राइट, जो भी देना चाहें दे सकते हैं। वह समाचार कि उसे मार दिया गया वाज रॉन्ग, ठीक है, लेकिन ये बन गया सिंपल। क्यों बन गया? क्योंकि पहला जो वाक्य है इसमें सब्जेक्ट है और यहां एक ही क्लॉज का प्रयोग हुआ। इसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए देना पड़ेगा द न्यूज दैट ही वाज, अच्छा हाँ हो तो गया, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहां दो वर्ब आ गया है, गुड, सॉरी। तो जैसे इन पांचों का जो एप्लीकेशन है वह ये चारों प्रयोग होंगे, नाउन भी प्रयोग होगा, इन्फिनिटिव भी प्रयोग होगा, डिडंट भी प्रयोग होगा और नाउन क्लॉज भी प्रयोग होगा। और जैसे जैसे आप इस पांचों एप्लीकेशंस को, इसके नाउन के यूज को आप समझ जाएंगे इस एग्जांपल की मदद से, तो आपकी समझ में आने लगेगा कि नाउन क्लॉज बनता कैसे है। इसके अगले पार्ट में जो पांचों एग्जांपल्स हैं स्पेशली नाउन क्लॉज से रिलेटेड वो मैं लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।